आज हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी के मेंबर जनाब वकार बाजवा। आज हम बात अस्सलाम। करेंगे इकबाल, तालीमात इकबाल और हम। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा वकार भाई को कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह वकार, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वकार भाई शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। और सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अगर हम इकबाल की शख्सियत को डिफाइन करना चाहें तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? और उस वक्त के लोगों पर और थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री अब तक और सरहदों से बढ़कर ऑन द ग्लोबल लेवल उनकी शख्सियत का क्या इम्पैक्ट है? अच्छा, इकबाल इकबाल को सबसे पहले तो मैं जो भी आज यहाँ पे बात करूँगा वो एक बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो इकबाल के स्टूडेंट्स का स्टूडेंट हूँ। तो मैं अगर एक्चुअल इकबाल के सोर्स से बात की जाए, इकबाल से बात की जाए तो मैं जो एक्चुअल वो सोर्स है उससे बहुत दूर हूँ। क्योंकि एक कैपेसिटी होती है हर स्टूडेंट की, तो मैं उनके स्टूडेंट्स को जो है ना वो उनके स्टूडेंट्स के ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन इकबाल तक पहुँचने के लिए आई हैव टू गो थ्रू ऑल हिज स्टूडेंट्स। तो ये एक लंबा सिलसिला है, एक लर्निंग का है। लेकिन अगर हम इकबाल की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो इकबाल किसी ऐसे टाइम में पैदा नहीं हुए जहाँ पे सब खुशहाली थी, किसी ऐसे टाइम में पैदा नहीं हुए जब सब कुछ ठीक था। इकबाल एक बड़े सख्त टाइम में पैदा हुए, एक सख्त टाइम में पैदा हुए जब हिंदुस्तान जो था एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। और वहाँ पे जो हालात और वाक़यात थे और जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही थी, आज हम पाकिस्तान की सियासत देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। हुँ, लेकिन फिर भी हम अपने मुल्क में हैं, एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन उस टाइम पैरामीटर्स बिल्कुल ही डिफरेंट थे। तो उस टाइम बिल्कुल। इकबाल का ऐसे पैदा होना बड़ी रेयर चीज़ों में आता है, लेकिन इसके साथ-साथ जब प्रेशर होता है किसी चीज़ के ऊपर, हुँ, तो वो उस रिएक्शन में कुछ चीज़ें पैदा भी होती हैं, जिसमें बहुत बड़े-बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, सर सैयद भी आते हैं। हुँ, तो इकबाल उस सिलसिले में एक पर्सनैलिटी हमारे पास आए हिंदुस्तान में, जो कि उस टाइम के हिसाब से और आज के हिसाब से भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी हम मुसलमानों के ऊपर भी। और अगर बॉर्डर से बाहर निकल के जैसे आपने बात की, उस हिसाब से बात की जाए तो इकबाल इटसेल्फ इज़ बीइंग एडमायर्ड इन द वर्ल्ड। जो हुँ, लोग भी फिलॉसफी से ताल्लुक रखते हैं, पोएट्री से ताल्लुक रखते हैं, उनका वो बहुत एडमायर करते हैं इकबाल को उनकी सोच और फ़िक्र के लिहाज से। हुँ। जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं कि देयर आर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर इकबाल के ऊपर डॉक्टरेट्स भी जो हैं वो करवाई जाती हैं, पीएचडीज़ वग़ैरह। तो बिल्कुल अ, इकबाल एक जिन्हें हम कहते हैं कि ग्लोबल शख्सियत एक तरीके से हम उन्हें कह सकते हैं और उनकी लर्निंग एक तरीके से एवरग्रीन है और आई थिंक कि हर दौर का शख्स उनसे कनेक्ट कर सकता है। नो डाउट, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इकबाल ने डिफरेंट जगहों के ऊपर टाइम गुजारा। उन्होंने हिंदुस्तान का एक टाइम देखा, यहाँ पे वक्त गुजारा। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में टाइम गुजारा, उसके बाद फिर जर्मनी में कुछ टाइम जो है ना वो हुँ, उनका गुजरा डिफरेंट उस्तादों के साथ। तो उनकी एडमायरेशन पाई जाती है, उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद बाहर से जाके देखी और सीखी। हुँ, क्योंकि आप तभी जाके वो चीज़ें देखते हो, सीखते हो, जब आप अपने घर से बाहर कदम रखते हो, हुँ, कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाते हो। तो इकबाल की बातों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उन लोगों का जो वाक़ई इंटरनेशनल है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग इंटेलेक्ट रखते हैं, वो हुँ, जानते हैं कि इकबाल एक ऐसे टाइम में हिंदुस्तान में पैदा होना बहुत बड़ी बात थी। और एडमायरेशन तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ़ पाकिस्तानी कौम जो है उनको एडमायर करने में भी और सीखने में थोड़ी-सी पीछे रह गई, जो थोड़ी-सी एक अनफॉर्चुनेट बात है। बट हुँ। ख़ैर ज़िंदगी का सिलसिला ऐसे चलता है। हर चीज़ में अल्लाह ने एक खूबसूरती छुपाई होती है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने बात की कि इकबाल ने डिफरेंट वक़्तों के अंदर डिफरेंट लोगों से डिफरेंट जगहों पे सीखा। तो एक तरीके से ये भी हमारे लिए एक तरीके से नसीहत है इकबाल की और एक तरीके से वो फरमाने कौल रसूल को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि आपने कांस्टेंट लर्निंग जो है वो अपनी रखनी है। अक्सर हम डिस्कस करते हैं तो मैं एक बात अपने दोस्तों से कहता हूँ कि अगर हमें हर चीज़ कायनात की मालूम होती है, अल्लाह ताला हमें सब कुछ जो है वो ज़हन में डाल देता है या जो-जो है, तो वो एक जो एक्सप्लोरेशन वाला जो हम रोज़ाना उठते हैं और एक नई चीज़ सीखते हैं और उसकी फिर जो खुशी मिलती है, उसपे जो अ, हमारा फ़िक्र होती है, हमारी सोच होती है, तो उससे हम महरूम हो जाते हैं और वो हम इंसानियत इतने साल करती क्या? तो बिल्कुल इकबाल एक तरीके से
उस फरमान मुस्तफ़ा को कि एक ज़िंदगी जो है वो एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है और हमने जो है उससे सीखना है। अगर आप इकबाल की शायरी को भी देखते हैं तो उसमें आपको एक कांस्टेंट एवोल्यूशन का सजेशन मिलती रहती है। हुँ, बार-बार आपको बोला जाता है कि साकित नहीं हो जाओ कहीं पे, कहीं हुँ, बैठ ना जाओ। और इसको अगर आप शाहीन की जो फ़िलॉसफ़ी है इल्लामा इकबाल की, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स यहाँ पे हुँ, यूज़ करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि इकबाल उन लोगों तक जाना ज़रूरी है कि जो हुँ, उर्दू के बहुत ज़्यादा डीप वर्ड्स नहीं समझते। हुँ, मैं खुद उन लोगों में एक हूँ। तो जहाँ पे इकबाल बात करते हैं शाहीन की, तो शाहीन की एक क्वालिटी ये है कि वो कहीं पे अपना मस्कन नहीं बना लेता, कहीं पे हुँ, अपना घर नहीं बना लेता। बिल्कुल। तो आप नोटिस करेंगे कि जो भी आपको बड़ा इंसान नज़र आएगा, वो आपको किसी एक जगह पे नज़र नहीं आएगा कि अच्छा भाई मैं लाहौर में रहता हूँ, तो मैं बस लाहौर में रहता हुँ, रहूँगा, मैं इससे बाहर नहीं जाऊँगा। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े सोच वाले लोग होते हैं, वो घर से बाहर निकलते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक एवोल्यूशन होता है। और इकबाल ने शाहीन को छोड़ के बल्कि मुसलमान की भी यही क्वालिटीज़ बार-बार अपने कलाम में बताई हैं कि मुसलमान बदलता है, टाइम के साथ इवॉल्व करता है, अडैप्ट करता है। हुँ। बिल्कुल। अच्छा इस शाहीन और इस कॉन्सेप्ट पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जब भी हम इकबाल की बात करते हैं तो एक फ़ौरन से एक पहला कॉन्सेप्ट जो ज़हन में आता है, वो ये आता है कि इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी। जब भी कहीं डिस्कशन शुरू होती है तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ अगर ज़िक्र होता है तो फ़लसफ़ा खुदी का। तो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं और आप एक तरीके से एक स्टूडेंट हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो हम समझ सकते हैं, जो हमारी सोच तक आ सकता है। तो वो इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही क्या है? वो सेल्फ आइडेंटिटी की एक्सप्लोरेशन क्या है? अच्छा सबसे पहले हम उसकी तरफ जाएँ एक एक चीज़ लिखी जाती है, एक चीज़ ज़ुबान से बाहर आती है, दिल से बाहर आती है, वो जाती है इसलिए निकलती है ताकि लोगों तक पहुँच सके, हुँ, लोगों को एक बड़े लेवल पे लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। मैं इससे पहले कि खुद ही के ऊपर बात करूँ, सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर बात करूँ, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के ऊपर हुँ, बात करूँ एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अ, ये वर्ड खुदी का वर्ड जाने-पहचाने बगैर हमारी सोसाइटी में इतना पिट चुका है कि इसका मतलब कोई जानना ही नहीं चाहता। लेकिन उसकी उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि सुनने में बड़ा सिम्प्लिफाइड वर्ड लगता है, अच्छा जी खुद पे बात हो रही है जी मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ? लेकिन हुँ, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी-सी सिंपल भी कहूँगा, थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स भी कहूँगा। सिंपलर साइड क्या है कि खुदी क्या है या सेल्फ आइडेंटिटी क्या है या सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन क्या है? आप दुनिया का कोई कंटेंट उठा के देख लें, कुरान मजीद से लेके आप किसी नॉर्मल साइंटिस्ट की बुक उठा के देख लें जो अ, इंसान के ऊपर बात करता है, ठीक है? हुँ, वो एक ही बात करता है कि अच्छा आप ऐसा क्या करो दुनिया के ऊपर रहते हुए, आप किस तरह से चलो या अपना बिहेवियर कैसे रखो या अपना चाल-चलन कैसे रखो, हुँ, तो आप एक अच्छे इंसान गिने जाते हो। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स हुँ, यूज़ करूँगा, मैं मतलब बहुत उसको मोटे-मोटे वर्ड्स में नहीं लाऊँगा क्योंकि इकबाल बेचारा जो है ना वो मोटे और बड़े-बड़े खतरनाक वर्ड्स का शिकार हो चुका है। मैं हाँ, उस तरह से बात नहीं करना चाहता, मैं एक बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट ग्रास रूट लेवल का स्टूडेंट है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो कोई भी आप दुनिया का कंटेंट उठा के देख लें, उसमें सिर्फ़ एक बात हो रही है, आप ऐसा क्या करो कि आप बेहतरीन हो जाओ, हुँ, ठीक है? आप ऐसा क्या करो कि आप कामयाब हो जाओ। बार-बार कुरान आपकी अ, डेवलपमेंट की बात करता है। दुनिया का कोई आप फिलॉसफर उठा के देख लें, आज के जो लोग हैं या जो वो लोग जो जा चुके हैं, वो सिर्फ़ एक ही बात करते हैं कि आप ऐसा क्या करो कि आप अच्छे हो जाओ। इकबाल का सारा फ़लसफ़ा इस जगह के ऊपर कंसंट्रेटेड था, जो कि भी एक यूजुअल बात है, हुँ, क्योंकि कोई भी अच्छा कंटेंट जा सकता है। तो इकबाल का जो फ़लसफ़ा था वो दुनिया से कोई अलग नहीं था। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने जो है ना उसको कन्वे करने की कोशिश की लोगों तक और वो लोगों तक कन्वे भी हुआ और अगर आप उसको रिलेट करें बाहर के जो फ़िलॉसफ़र्स हैं उनके साथ, कुरान में जो अच्छे इंसान की क्वालिटीज़ बताई गई हैं हुँ, उनके साथ, तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, खुदी का मतलब ये है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अच्छा हो जाऊँ। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन मेरे ख़्याल में शायद नहीं हो सकती। हाँ, आपने बड़े अच्छे अंदाज़ के अंदर उस चीज़ को डिफ़ाइन किया। अच्छा उसी के अंदर नेक्स्ट स्टेप इकबाल ने एक अच्छा इंसान और एक वो बनने के लिए कुछ स्टेप्स के अंदर उन्होंने उसको डिस्कस किया। तो हम देखते हैं कि इकबाल जब भी सेल्फ आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं,
तो इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट भी अक्सर होता है सेल्फ सफिशिएंसी का, कि वो एक गैरत और खुददारी, कि वो इकबाल का एक शेर है कि तू ए मुसाफिर शब, खुद चराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। तो इकबाल की हम्म। फ़िक्र के अंदर खुद अफ़रोज़ी और ये गैरत और खुददारी, ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसान की सिफ़्त में होना? अच्छा, ये सिर्फ इंसान के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये आप कोई बिजनेस उठा के देख लें, कोई मुल्क हुँ, उठा के देख लें, कोई कंपनियां उठा के देख लें, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लें, जब तक अंदर से मूवमेंट नहीं है, अंदर से रिजॉल्व नहीं है, हुँ, ठीक है, तब तक वो चीज बाहर जाके कभी इम्पैक्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। बात ये है कि इंसान को जमीन पे उतारने का एक जो बॉटम लाइन थी वो ये थी कि आप जाओ और इम्पैक्ट करो, हुँ, ठीक है। अब जब तक सेल्फ सफिशिएंसी नहीं आएगी, जब तक आप इस बात का यकीन नहीं करोगे कि आप किस तरह से बाहर जाके जो है ना किस तरह से अपने ऊपर अपने लिए काफ़ी हो सकते हो, तब तक आप ये नहीं कर सकोगे। और ये चीज़ स्टार्ट होती है सोच से, ठीक है? हुँ, अब दुनिया में इतना कंटेंट मौजूद है, ठीक है? कुरान से लेके किसी भी नॉर्मल बुक तक, वो आपको एक ही चीज़ सिखाएगा। वो आपको एक ही चीज़ सिखाएगा कि आप में वो सब क्वालिटीज़ मौजूद हैं, जो आप यूज़ करके सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो। और जब बिल्कुल। सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे तो उसके बाद जो आपकी बॉटम लाइन है, जिसलिए इंसान को ज़मीन पे उतारें, इम्पैक्ट करना, तो वो आप कर सकोगे। हुँ, तो ये चीज़ तो ज़रूरी है, ये चीज़ तो बेस लाइन है ना, कि इसके बगैर तो बात ही नहीं हो सकती। जब तक मैं ये कहूँगा, ये सोचता रहूँगा कि हसन भाई आप आके मेरा मसला सॉल्व हुँ, करें, तो मैं बाहर लोगों को जाके कैसे इम्पैक्ट करूँगा? बिल्कुल। तो ये चीज़ तो अंदर की मूवमेंट है। ये तो जब ये शाहीन का जो कॉन्सेप्ट है, शाहीन के कॉन्सेप्ट में एक इंटीग्रल चीज़ है हुँ, कि वो किसी की मारी हुई चीज़, किसी का मारा हुआ जो है वो नहीं, शिकार नहीं खाता, नहीं वो खाता। अपने लिए खुद जो है ना वो करता है। तो बिल्कुल। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ऑनर कहाँ से आएगा, इंटेग्रिटी कहाँ से आएगी? जिस इंसान की बात करते हैं कि जी आप बेहतरीन इंसान हो, एक ब्रैकेट में डालते हैं कि जी आप बेहतरीन इंसान हो, वो हुँ, इस चीज़ के बगैर तो कभी पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छ अच्छा, आपने अब शाहीन की बात दोबारा की, और हम वो एक तरीके से इकबाल का एक कैरेक्टर है, जो कि एक हुँ, एग्ज़ाम्पल एक तरीके से। तो उसी के अंदर फिर एक और चीज़ कि हम दरवेशी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ सैडली अब दरवेश और दरवेशी का वर्ड ऐसा एक क्लीशे हो गया है कि हम ये समझते हैं कि बस जो बंदा सादगी में फिर रहा है और दुनिया से कटा हुआ है, तो वो दरवेश है। लेकिन हम इकबाल के जो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो इकबाल कहते हैं कि जहाँ में लज़्ज़त परवाज़ हक़ नहीं उसका, वजूद जिसका नहीं जज़्बे ख़ाक से आज़ाद। तो हुँ, इकबाल ने दरवेशी को, और जैसे आपने पहले कहा था कि वो मैं परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ, शाहीन बनाता नहीं हुँ, अपना आशियाना। तो इकबाल ने हुँ, दरवेशी को कनेक्ट किया शाहीन की सिफ़तों के साथ, कि ये बुलंद परवाज़ी सिर्फ़ उसका नसीब है जो अपने आप को ज़मीन की पस्तियों से आज़ाद करता है। तो ऐसे ही इस है। इस चीज़ के अंदर फिर एक कांस्टेंट सेल्फ ग्रोथ का एलिमेंट भी इकबाल शामिल करते हैं साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल, सेल्फ ग्रोथ देखिए, सेल्फ ग्रोथ हो या फिर सेल्फ कंटेंटमेंट हो या फिर सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें आपको शाहीन का जो करैक्टर है उसमें नज़र आती हैं। हुँ, अच्छा, सबसे पहले मैं उस चीज़ की तरफ आता हूँ कि क्लीशे वर्ड्स बहुत ज़्यादा क्लीशे हो चुके हैं। हाँ, इससे सच्ची बात कोई कोई और नहीं है। हुँ, वर्ड्स हमारे बहुत ज़्यादा क्लीशे हो चुके हैं और वर्ड्स के साथ जो है ना वो एक सर्टेन डेफिनेशन अटैच हो हाँ, चुकी है, जो लोगों की बस बन चुकी है, हुँ, ठीक है? और ये एज़ अ सोसाइटी नाकामी भी है हम लोगों की, हुँ, बट इट्स फाइन, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। हुँ, जब तक हम इन द एंड तक इन चीज़ों को समझ जाएँगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। हाँ, अब आपने जो बात की कि ग्रोथ का एलिमेंट, तो शाहीन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि शाहीन आशियाना नहीं बनाता। अगर हुँ, उसको सिंपल वर्ड्स में रखूँ, तो देयर इज़ नो वे कि अच्छा जी मैं इस घर में पैदा हुआ, मैं इस सोसाइटी में हुँ, पैदा हुआ, मैं इस ब्लॉक में पैदा हुआ, मैंने बस अपनी सारी ज़िंदगी इधर ही गुज़ार दी। हुँ, अब ये कॉन्सेप्ट्स, अब देखें, इनको मैं 2 पैरामीटर्स में डालता हूँ। एक सिंपलर पैरामीटर है कि मैं एक नॉर्मल जो बच्चा है 10 साल का, उसके लिए इन वर्ड्स को, क्लीशे वर्ड्स को यूज़ किए बगैर उठा के उसके सामने रख दूँ, हुँ, ठीक है? और एक इन चीज़ों की डेफिनेशन ये है, जिस ज़ुबान में हम अभी बात कर रहे हैं, वो थोड़ी-सी फिलॉसफिकल है, थोड़ी-सी मुश्किल है, हुँ, ठीक है? मैं एक उस्ताद लेवल पे नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली वो तो ख़ैर बहुत ऊपर है, हम तो स्टूडेंट डिस्कस जी, कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से वो फिलॉसफिकली आपकी जो है ना वो हंगर को फ़ीड ज़रूर करती है। हुँ, अब मसला ये है
कि जब ये मोटे मोटे वर्ड हम एक 10 साल के बच्चे के सामने रख देंगे तो वो तो इनका क्लीशे बनाएगा खुद ब खुद, या हम एक ऐसे इंसान के सामने रख देंगे जो इनका इंटेलेक्ट बनाएगा, जिसका इंटेलेक्ट कम है, तो वो तो इनका खुद ब खुद क्लीशे बनाएगा। बनाए। तो डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस की ऑडियंस कैसी है, क्लीशे बनाए या ना बनाए। और अब जहां तक इस कॉन्सेप्ट की बात है कि एवोल्यूशन चलती रहे या आप अपना आशियाना बदलते रहो, सारी बातें सेम है, दे आर सिनोनिम्स, ठीक है। तो आप इसको किसी तरह से भी डिफाइन कर लें, ये इटसेल्फ शाहीन के कैरेक्टर में मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अगेन आपने बड़े अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन कर दिया। और इसके बाद इकबाल की हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जो इकबाल डिफाइन कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो एक ज़रूरी हैं, एक नेसेसिटी हैं। सिर्फ़ एक मुसलमान के लिए नहीं, एक इंसान के लिए। और ऐसा इकबाल हमें समझाना चाह रहे हैं। तो इकबाल की टीचिंग्स और उसके बाद फिर इकबाल की एक्सपेक्टेशंस हमसे, इस कौम के नौजवानों से, क्या वो चीज़ें हैं जो इकबाल चाहते थे हम में हों, लेकिन सैडली आज हम उन चीज़ों से दूर हैं? अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से मिक्सचर में आ जाते हैं, ठीक है। अब इनका जवाब देने से पहले मैं ये समझता हूँ कि कुछ इनके बारे में जो है ना वो स्टेटमेंट मैं दे दूँ। स्टेटमेंट कुछ मुझे इस तरह से नज़र आती है कि हम लोग जो है ना वो इस टाइम 2 निज़ामों के दरमियान फँसे हुए हैं, ठीक है। 2 निज़ाम के दरमियान कैसे फँसे हुए हैं? हम इंस्पायर्ड हैं वेस्ट से, वैसे ठीक है, लेकिन हमारी तरबियत जो है वो मुसलमानों वाली हुई है। मुसलमान, बिल्कुल। तो हम उस चीज़ में जो है ना वो फँसे हुए हैं, ठीक है। अब बात ये है कि इसमें हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों से इंस्पायर होना ज़रूरी है, ठीक है, वो इंटीग्रल है किसी इंसान की ग्रोथ के लिए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल। बट आपकी स्पिरिट कहाँ पे है, ठीक है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हो गई। इकबाल अपनी शायरी में जहाँ पे भी हम लोगों की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो वो एक कंप्लीट बैलेंस लेके आते हैं। कंप्लीट बैलेंस किस तरह से लेके आते हैं? वो एक तरफ ये बात बोलते हैं कि एवोल्यूशन, रुको नहीं कहीं, कहीं आशियाना नहीं बनाओ, किसी एक चीज़ के ऊपर कंटेंट ना हो के बैठ जाओ, "ओ जी बस जी मेरा काम बिल्कुल। हो गया।" ठीक है, मूव करो, सीखो। अब मैं आपको एक जावेद नामा एक नज़्म है, जी। उन इल्हाम इकबाल ने अपने बेटे को लिखी, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह और वो शाम शाम पैदा का कर। था। ठीक है, अब इसका मतलब यही है कि आप एक नए सिस्टम में जा रहे हो, नई तरीके से चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, यू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, बिल्कुल। ठीक है। हुँ, और इसी नज़म के एंड में दूसरी बात करते हैं, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा नाम कर। पैदा। इस पूरी नज़म में मैंने ये 2 शेर, ऊपर वाला उठाया, नीचे वाला उठाया, क्योंकि मुझे इनमें एक कंप्लीट बैलेंस नज़र आता है। हुँ, मुझे इवॉल्व होना है, मुझे आगे चलना है, ठीक है, मुझे दुनिया में अपना इम्पैक्ट डालना है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, ठीक है। और हमें बीच में मैसेज क्या मिल रहा है कि आप अपनी रूट्स नहीं भूलो, बट हुँ, यू मूव ऑन विद द वर्ल्ड। तो ये वो बैलेंस है कि जो इकबाल अपनी शायरी में बार बार हम लोगों तक पहुंचाते हैं, नौजवान तक पहुंचाते हुँ, हैं, कि यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू मूव विद वर्ल्ड, ठीक है, तुमने इम्पैक्ट डालना है हुँ, दुनिया पे। दूसरी तरफ वो हमें कहते हैं कि तुम्हारी रूट कहाँ पे है, तुम्हारी रूट दरवेशी में है, हुँ, तुम्हारी रूट अरब में है, वो जो अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तुम्हारी निस्बत उनके साथ है। हुँ, तो ये कंप्लीट बैलेंस आपको इकबाल की शायरी में बड़े खूबसूरती से मिल जाएगा। हुँ, लेकिन लेकिन ढूँढने वाले की बात है। अब मैं बीच में ऐड करता जाऊँ, इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी के नाम से आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। जी, इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी की बात हम एंड में करेंगे, जी, आई नो, बट हाँ, मैं जो हमारे इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी के फाउंडर थे हुँ, और जो मेरे उस्ताद रहे हैं, जी, नुमान बुखारी, मैं उनसे अक्सर इस तरह से जो है ना वो सवाल करता था, बचकाना सवाल करता था। और कुछ सवाल बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते थे, लेकिन ही वाज़ वेरी पेशेंट विद अस। तो मुझे वो कहते थे कि समझाते थे कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं तो ऐसे है, लेकिन इन द एंड वो मुझे बोलते थे कि हर एक का अपना इकबाल है। हुँ, तो वो बात
आज मुझे 6 साल बाद समझ आती है कि अच्छा नुमान भाई ऐसे क्यों बोलते थे कि हर एक का अपना एक बाल है, क्योंकि मेरा एक अपना अलग वर्ल्ड व्यू है, आपका अलग है, बिल्कुल। नुमान भाई का अलग है। तो दिस इज द रीजन कि हर एक की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, बट जब तक हम सब की एज अ यूथ, एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी बॉर्डर के अंदर हो या बॉर्डर के बाहर हो, जब तक मुसलमान की बॉटम लाइन एक है, तो उसमें कंप्लीट बैलेंस इलामा इकबाल जो है ना वो चाहते हैं। और वो बैलेंस यही है कि अपनी स्पिरिट को मत भूलो, अपनी बुनियाद को मत भूलो, ठीक है, लेकिन यू मूव ऑन विद वर्ल्ड, यू लर्न, यू गो ऑन, यू इम्पैक्ट द वर्ल्ड, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन इसमें खैर डिस्कशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं फिर भी एक चीज ऐड कर देता हूँ क्योंकि जी, जी। बहुत सख्त किस्म की खारिश की है इस बात ने मेरे दिमाग में। हाँ, बिल्कुल। वो अक्सर हम भी जो है ना वो खींचातानी के अंदर इकबाल को या तो एक तरफ ले जाते हैं कि वो हाँ इस्लाम बिल्कुल, या फिर जो है हाँ, वो एक वेस्ट की तरफ। लेकिन हम जब मुताला सही से करें इकबाल का, तो हमें चीज़ नज़र आती है कि वो एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं और वो यही सिखा रहे हैं। तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। क्योंकि हर चीज में आपको बैलेंस, चलती चलाई चीज में, कंटिन्यूस चीज में आपको बैलेंस नजर आएगा, बिल्कुल। ठीक है। ये आपको उसमें स्पिरिट नजर आएगी, बेस लाइन नजर आएगी, बॉटम लाइन नजर आएगी। हुँ, अच्छा, इकबाल ने पूरी दुनिया से फिलॉसफी उठाई। इकबाल ने सुपरमैन का जो सुपरमैन की थ्योरी है फ्रेडरिक नीत्शे की, वो हुँ, उठाई, ठीक है। बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स को पढ़ा, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि हाँ भाई वेस्ट में लॉजिक है, फलसफा है, बट स्पिरिट नहीं है। हुँ, स्पिरिट उनको कहाँ से मिलती है? स्पिरिट उनको मिलती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलीजन में। हुँ, और इकबाल ने जितनी अच्छी तरह से रिलीजन्स को स्टडी किया, इकबाल ने जितनी अच्छी तरह से फिलॉसफी को स्टडी किया, ठीक है, वो ये बैलेंस बड़ी जबरदस्त तरीके से हम लोगों को बता के चले गए हैं। अब ये मैंने बात बड़े सिंपल वर्ड्स में बताने की हुँ। कोशिश की है, क्योंकि दिस इज हाउ आई फील, दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम इकबाल। बिल्कुल। अच्छा, जी। आपने अभी लर्निंग की बात की कि आपने इकबाल से ये सीखा। तो कोई एक ऐसा ख़ास पैगाम, ये ऑन अ पर्सनल लेवल है कि कोई ऐसा ख़ास पैगाम जो आपके दिल से बड़ा करीब हो, और ऐसा अक्सर होता है कि कोई शेर, कोई किस्सा, कोई स्टोरी, कोई वाक़या, कोई नसर हमें जो है ना वो बहुत इम्पैक्ट कर जाता है और वो हमारे साथ रहता है, और एक तरीके से वो अक्सर हमारे अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट, हमारी अपनी ज़ात की रेवोल्यूशन क्रिएट करने में मदद करता है। तो कोई ऐसा इकबाल का पैगाम, कोई शेर जो आपके दिल से बड़ा करीब हो और उसने आपकी ज़िंदगी को चेंज करने में एक किरदार अदा किया? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसी एक चीज़ को वो नहीं बोलूँगा। मैं आपको अगर ऑनेस्टली अगर अपनी बात बताऊँ, ठीक है, मुझे शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुँ, मेरे से शायरी मुझसे पढ़ी भी नहीं जाती, हुँ, ठीक है। लेकिन मैं सीखता कैसे हूँ? मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट से सीखने की कोशिश करता हूँ। जो लोग शायरी को अच्छे से पढ़ते हैं, मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं उन लोगों से करीब रहा हूँ जो इकबाल को बहुत अच्छे से पढ़ते रहे। हुँ, और जितनी मैंने शायरी पढ़ी है वो मैंने इस वजह से पढ़ी ताकि मैं इकबाल को पढ़ सकूं। और ऑनेस्टली अगर मैं अपनी लर्निंग की बात करूं तो मैंने तो शायद इकबाल को 1% भी जो है ना वो अभी तक ग्रैस्प नहीं किया होगा। फिर भी मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि इकबाल का ओवरऑल चीज क्या है। हुँ, अब मुझे पता था कि आप ये क्वेश्चन मेरे से लाजमी पूछेंगे, ये बात डिस्कस में आएगी, तो मैंने ये शेर निकाल के रखा था, जिसने बहुत ज़्यादा चीज़ों में हौसला दिया, जिसने बहुत ज़्यादा एक एक ऐसा व्यू दिया जो समटाइम्स आपको नसर से नहीं मिलता, समटाइम्स हुँ, आपको रीडिंग से नहीं मिलता, या समटाइम्स हुँ, आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलता। शेर ये है कि अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, हुँ, ना हो तो मर्दे मुसलमान भी काफिर और ज़िंदीक। हुँ, ये इतनी खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है कि अब मैं इसको बड़े डिफरेंट तरीकों में अपने लिए इंटरप्रेट करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये समझता हूँ कि जो भी आपकी हालत है, जैसे भी हो आप, जैसे भी चल रहा है, जब तक दिल में वो एक उम्मीद बाकी है ना कि मैं किसी के साथ अटैच्ड हूँ, मैं किसी को जवाबदेह हूँ, मैंने हुँ, किसी के पास जाना है, मेरे दिल में दर्द है, कोई भी आप सिनोनिम लगा लें, हुँ, तो उस चीज़ ने मुझे उस तरफ रखा है कि हाँ भाई, मैं किस चीज़ के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं जितना मर्ज़ी बिगड़ जाऊँ, जितना मर्ज़ी तबाह हाल हो जाऊँ, हुँ, जब तक मेरे दिल में वो एक छोटा-सा बल्ब जलता रहेगा ना, जो मुझे सोर्स के साथ कनेक्ट करता है, बिल्कुल। तब तक मैं ठीक हूँ। सेकंड इंटरप्रिटेशन मैं आपको जल्दी से इसकी दे देता हूँ, उससे पहले कि हम मूव ऑन करें। वो ये है कि आपको बहुत सारे लोग नज़र आएँगे, जो दिखने में बड़े ज़बरदस्त मुसलमान हैं, हुँ, ठीक है? हर हर आपको एक्ट उनका ज़बरदस्त मुसलमान लगेगा, लेकिन आपको उनमें स्पिरिट नज़र नहीं आती।
आप बोल नहीं सकते, आपके पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन आप कहते हो यार इसमें ऐसा क्या है जो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने दे रहा, इसमें कुछ सख्ती नजर आ रही है मुझे। ये अपने आप को जहन की बात बता रहा हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद मुसलमान भी ना हो, और मुसलमान समटाइम्स आप होते भी नहीं है, क्योंकि मैं अब मलेशिया में रहता हूँ, तो आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, हिंदू, क्रिश्चियन, इवन गोरों को मैं मिलता हूँ जो एथियस्ट होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, जिनकी बात सुनते हो, जिनमें आपको वो एक होप का एक फैक्टर नजर आता है, किसी किसी चीज की जुस्तजू में होते हैं। मुझे वो उन दूसरे लोगों से ज्यादा मुसलमान लग रहे होते हैं, बिकॉज दे आर इन सर्च ऑफ समथिंग, वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं जिंदगी में। और मैं समझता हूँ जो बंदा जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा है वो उसको ढूंढ लेता है, और ढूंढने वाली तो एक ही चीज है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनसाइट। अब ढूंढने वाली चीज को मैं किन दो पर्सनैलिटी के साथ रिलेट करता हूँ, एक हजरत इब्राहिम और एक हजरत सलमान फारसी। ये वो लोग हैं जो मुसलमान घरों में या खुदा के करीब घरों में पैदा नहीं हुए थे, और इनकी अपनी सर्च थी कि चांद निकला तो बोला ये मेरा खुदा है, उस चीज को बोला तो ये मेरा खुदा है, ये तो गरूब हो गया, मेरा खुदा ही नहीं। हजरत सलमान फारसी किस घर में पैदा होते हैं और चलते 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 कहाँ पे आते हैं। अब ये दो लोग तो कहीं भी मुसलमान घर में पैदा नहीं हुए थे। हाँ बिल्कुल। और वो, अब जैसे आपने हजरत इब्राहिम की बात की, तो उनका वो एक कांस्टेंट उनकी एक सर्च थी, और वो उसमें ये नहीं कि स्ट्रेट अवे रिजेक्शन हम पढ़ते हैं, कि वो उसको सोचते थे कि ये तो इसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो लॉजिक नहीं बन रही, और वो लॉजिकली उसको लेकर आते थे। तो इकबाल की पर्सनैलिटी के अंदर भी हम ऐसे देखते हैं कि उनके थॉट्स वो लॉजिकली इवॉल्व हुए हैं, और वो चीज नजर आती है उनकी पोइट्री के अंदर और उनके अफकार में। बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर स्ट्रेट रिफ्लेक्शंस उठाएं, मैं स्ट्रेट रिफ्लेक्शन लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हम लोग उर्दू के इतने ज़्यादा करीब नहीं है। तो इकबाल तक पहुंचने का जो मेरे जैसे लोगों का रास्ता है वो स्ट्रेट रिफ्लेक्शंस है। मैंने बहुत सारा टाइम स्ट्रेट रिफ्लेक्शंस पढ़ पढ़ के गुजारा है, उसके बाद फिर मैं शेर पढ़ने की भी कोशिश करता रहा, लेकिन स्ट्रेट रिफ्लेक्शंस ने मेरा शौक बहुत ज़्यादा इकबाल के लिए बढ़ा दिया था। स्ट्रेट रिफ्लेक्शंस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दो हिस्सों में थी। एक पहले लिखी गई थी जिसमें वो थोड़े से जवान थे, और उसके बाद फिर एक हिस्सा उनका बाद में आता है, तो उसमें आपको प्रॉपर एवोल्यूशन नजर आती है, उसमें उनके थॉट्स नजर आते हैं। आप वहां पे रियल टाइम इकबाल को एक कैंडिड व्यू में देखते हो, तो वो कैंडिड व्यू जो है ना, वो उस पर्सनैलिटी के करीब जाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि वो इंग्लिश में हाँ, और आपने स्ट्रेट रिफ्लेक्शंस की बात की, तो मैं उस तक पहुंचा था आईएएस के थ्रू, मुझे पहले नहीं पता था। और उनकी वो वीकली जो है ना वो पोस्ट आती रहती थी, और एक कोटेशन उससे वो करते रहते थे। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की, और साथ में आपने एक बात और भी कही थी कि आपने सीखा बैठ के, आपने उन लोगों से सीखा जिन्हें मालूम था। और ये एक तरीके से हमारी हिस्टोरिकल एक हेरिटेज भी है, कि जब हम किताबों से सीखने के बजाय शख्सियात से सीखना, वो एक रूमी और क्या कहते हैं शम्स तबरेज़, और उसके अलावा कांस्टेंट एक हमें हिस्ट्री के अंदर ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं। तो अब हम जब सीखने की बात कर रहे हैं, हमने आईएएस की बात की, तो ऑन पर्सनल लेवल इकबाल के करीब होने में मेरे लिए इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल था। और वो मेरी एक यंग एज थी, मेरे ख्याल में इंटर फर्स्ट ईयर मेरा स्टार्ट हुआ था। और तब वो, अब हमारे ज़मानों में तो हम तो बचपन से फेसबुक वगैरह थी, तो उस टाइम पे पहुँच के हमने जब फेसबुक स्टार्ट की और हमें पेज मिला और हमने देखा, तो एक वो कनेक्शन, और वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता गया, और वो शौक में बदल गया, जज़्बे में बदल गया। तो लोगों के लिए आई नो कि लोग इस नाम को जानते हैं, क्योंकि आप अल्लामा इकबाल जब भी लिखते हैं फेसबुक सर्च के अंदर या कहीं पे भी, तो सबसे पहला पेज वही आता है। तो लोग नाम से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन ऑडियंस के लिए कि इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी है क्या? क्या कर रही है? और हम सब उससे किस तरह से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, और किस तरीके से इस जो कॉज़ेज़ हैं, उनका पार्ट बन सकते हैं? अच्छा, इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी, अगर मैं उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर जाऊं तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट, इल्लामा इकबाल को सिखाने वाले और इल्लामा इकबाल को सीखने वाले, उनको मिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म था। क्योंकि जब इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी बनी थी, मैं उस तरफ आता हूँ, तो उस टाइम जो फाउंडर थे नुमान बुखारी, वो जिस तरह से बताते हैं कि जो मैंने गैप
नोटिस किया वो ये था कि सीखने वाले हैं, देयर इज अ डिमांड, ठीक है, लोग फिर रहे हैं, स्टूडेंट्स फिर रहे हैं कि अच्छा इकबाल के बारे में कुछ पता करें। दूसरी तरफ सिखाने वाले भी हैं, लेकिन इनको मिला कौन रहा है? तो इस मकसद के लिए स्टार्ट हुई थी कि अच्छा इस साइड को और इस साइड को आपस में मिला दिया जाए। अब 2009 में स्टार्ट हुई थी डिज़्ना के नाम से, डॉक्टर इकबाल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उसकी वजह ये है कि नुमान भाई उस टाइम कनाडा में होते थे, और उस टाइम उन्होंने एक पेज स्टार्ट किया जहाँ पे उन्होंने खुद से जो है ना अकेले में सारा काम स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर उन्होंने डिज़ाइंस बना के शेयरों के चलाना शुरू कर दिए। एक स्टार्ट था, आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते गए, थोड़ा थोड़ा करते करते 2011 में एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद फिर 2011-12 में नाम भी चेंज हो गया इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी, क्योंकि उस टाइम तक पाकिस्तान में भी एक पूरा सिस्टम बन रहा था और बन चुका था तकरीबन, और उसके बाद फिर कनाडा में भी था। अब तो डिफरेंट जगहों के ऊपर है, इधर मलेशिया में भी हमारा चैप्टर है जो मैं लीड कर रहा हूँ, कुवैत में भी है, पाकिस्तान में तो खैर कोर टीम है। तो जब हमारी ऑन ग्राउंड एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम फिर कोर्सेज वगैरह स्टार्ट हुए, उस टाइम फिर सिखाने वाले और सीखने वाले एक जगह के ऊपर आके बैठे। ये तो था कंटेंट वाइज, ठीक है, ये तो था कंटेंट वाइज। कंटेंट का मैं आपको बताता हूँ कि कंटेंट में किस तरह से कंट्रीब्यूशन जो है ना वो हुई इन लोगों की। उसके बाद फिर कोर्सेज हुए ऑन ग्राउंड लोग मिले, सीखे, टाइम गुजारा। ये वो टाइम था कि जब मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, क्योंकि हम ऑब्वियसली क्लासेस लेने जाते थे, कोर्स इनका करने जाते थे, तो वहाँ पे अब रिलेशंस बने, दोस्तियाँ हुई, नुमान भाई के बहुत करीब हुए, तो एक पूरा सर्कल बन गया कि अच्छा ठीक है ये लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, और इंटरनेशनल सोसाइटी की मेरी ज़िंदगी में वो एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी। उसके बाद फिर अगर मैं इनके सोशल मीडिया की बात करूँ, तो इनका सोशल मीडिया स्टार्ट तो एक बड़ी हम्बल बिगिनिंग तो बड़ी हम्बल थी इनकी, लेकिन बाद में जो एक इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी रेवोल्यूशन की लेके आए कि शेयर आए, डिफरेंट जगहों से आए, इंग्लिश में जो कंटेंट था वो आया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स जो उनकी जो बुक है उसके ऊपर बात होना शुरू हुई कि उसको किस तरह से ऑडियंस के पास लेके जाना है, कोर्सेज किस तरह से करवाने हैं। उसके बाद ऑनलाइन में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, बाकी चीज़ बहुत और भी बड़ी-बड़ी चीज़ें, लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, आपने देखा होगा कि एक फ़ोल्डर है जहाँ पे इकबाल से रिलेटेड गलत जो अशआर रॉन्गली मशहूर, हाँ। हाँ, रॉन्गली एट्रिब्यूटेड जो शेर है वो वहाँ पे सारा जो है ना हमने मजमूआ इकट्ठा किया हुआ है। उसमें हर वो शेर जो इंटरनेट के ऊपर बस लोग ऐवें ही वायरल कर देते थे, वो वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है कि रॉन्गली एट्रिब्यूटेड टू अल्लामा इकबाल। उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की। उसके बाद एक मेन चीज़ जो हमने एज़ अ स्टूडेंट सीखी वो ये था कि इकबाल के ऊपर मतलब हर ज़माने में अजीब किस्म के लोग रहे हैं, जिन्होंने अच्छाई को रोकने की कोशिश की है, नेगेटिव फोर्सेस रही हैं। तो नेगेटिव फोर्सेस में एक ये भी थी कि अल्लामा इकबाल के ऊपर डिफरेंट किस्म के इल्ज़ाम जो है ना वो छोड़ दो। ये बरे-सगीर की हिस्ट्री रही है। जो भी अच्छा इंसान है उसके बारे में कोई ना कोई ऐसी शुर्रियाँ छोड़ दो कि बस अगला जो है ना वो बदनाम होने पे आ जाए। तो वहाँ पे वो विद लॉजिक्स बड़ा ज़बरदस्त तरीके से थ्रू लेटर्स, थ्रू रेफरेंसेस और मल्टीपल रेफरेंसेस, ठीक है? वहाँ पे ये बताने की हमें कोशिश की गई, हमें सिखाने की कोशिश की गई, हमने सीखा कि वो सारे के सारे किस तरह से ओरिजिनेट हुए, किस तरह से वो गलत थे, हकीकत क्या-क्या थी उनके पीछे। तो इंटरनेशनल बार सोसाइटी की बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। कोई भी जो इल्लामा इकबाल को सीखना चाहता है, उनको इस सोसाइटी की तरफ आना चाहिए। ये एक ऐसी सोसाइटी है, सिर्फ सीखने की बात नहीं है, आप साथ बैठ के लोगों की बहुत सीखते हो। मैंने आपके साथ बैठ के आज काफ़ी बातें सीखी, आपने मेरे साथ बैठ के सीखी। दिस इज़ इंटरनेशनल बार सोसाइटी बेसिकली, जो एक प्रॉपर ग्रुप बना रही है, एक प्रॉपर लर्निंग कैपेसिटी बना रही है, जो लोगों को सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगी। लेकिन इस तरफ भी आने से पहले मैं एक चीज़ जो पहले हम शायद डिस्कस नहीं कर सके, वो मैं अभी करना चाहूँगा कि वो ये था कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए कि इकबाल क्यों ज़रूरी है? मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाके क्यों नहीं सुन लेता? मैं जाके इसको साइमन सिनेक को क्यों नहीं सुन लेता? मैं जाके गैरी वेंग को क्यों नहीं सुन लेता? इकबाल इसलिए ज़रूरी हैं, पहले से ज़्यादा मुझे लगता है अब इकबाल ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब इकबाल
इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हर सोसाइटी को एक ऐसा लीडर चाहिए होता है, ठीक है, जो ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ जानता है, हुँ, हर चीज़ समझता है, और समझता वो है। उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो एक मुआशरे को लेके चल सकता है। हुँ, तो इकबाल इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आज हम अपने बुरे हालात में, हुँ, हमें अगर कोई निकाल सकता है, तो वो हमें फ़िलॉसफ़ी विद स्पिरिट जो हुँ, अल्लामा इकबाल लेके आते हैं एक लेकर बैलेंस आए। के साथ, वो चीज़ निकाल सकती है। क्योंकि क्यों मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आज वेस्ट जो हमें इतना ऊपर खिलखिलाता हुआ नज़र आता है, हुँ, उनमें जितनी भी मॉरल कैपेसिटीज़ हैं, वो उनके फिलोसोफर्स ने बिल्ड की हैं, वो हुँ, उनके उस्तादों ने, उनके लीडर्स ने बिल्ड की हैं। हुँ, तो यहाँ पे अगर किसी को लीडर बनना है, यहाँ पे अगर किसी को अपनी वो कैपेसिटी बिल्ड करनी है और वो एनविजन करता है कि आज से 50, 60 साल, 100 साल बाद हमारे मुआशरे उन जगहों पे पहुँच सकेंगे, तो उसमें इकबाल इज़ द वन जिसके साथ हम डायरेक्टली रिलेट करके चल रिलेट कर सकते हैं। सकते हैं। क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, वही से बात करूँगा, आगे भी बढ़ना है, इवॉल्व भी हुँ, होना है, दुनिया से सीखना भी है, इम्पैक्ट भी करना है। हाँ, बट हमारा स्पिरिट कहाँ पे है? हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? हमें मकसद कहाँ से मिलेगा? ये चीज़ हमें वेस्ट नहीं दे सकती। बिल्कुल। ये चीज़ आप वेस्ट को जितना मर्ज़ी खरीद लें, ये चीज़ आपको वेस्ट नहीं दे सकती, मकसद आपको वेस्ट नहीं दे सकता। मकसद आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलिजन से ही मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा अभी आप बात कर रहे थे तो मेरा ज़हन एक और तरफ चला गया और वो आपकी बात से रिलेटेड ही था कि अ, मैं रिसेंटली आईआर थ्योरीज़ को स्टडीज़ कर रहा था तो उसके अंदर एक चीज़ जो मेरे ज़हन पे क्लिक की कि अ, वहाँ पे फिलोसोफर्स ने बैठ के जो कॉन्सेप्ट्स बनाए, हमने उनको एक्सेप्ट किया, करना पड़ा, वर्ल्ड चेंज हो रहा था, हमने किया। लेकिन नो वन फ्रॉम आवर साइड जो मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं उसमें से किसी ने भी कोशिश नहीं की इस्लामिक आयर थ्योरी को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, इट इज़ इर्रेलेवेंट फॉर द वेस्टर्न लेकिन एक कॉन्सेप्ट उनको समझ में होता तो जो ये चीज़ होती है अक्सर जो आजकल मसाइल होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके वगैरह-वगैरह, तो उनके ज़हन में एक चीज़ होती है कि मुसलमानों का पर्सपेक्टिव क्या है और हम लोग क्या सोचते हैं। सैडली वो कॉन्सेप्ट हम डिलीवर नहीं कर सके और वेस्ट हमें कभी सही तरीके से समझ नहीं सका। लेकिन हम जैसा आपने बात की कि इकबाल, तो उन्होंने उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी किया और यहाँ पे शायद हमारा ये था कि हम उनकी तालीमात को, उनके थॉट्स को उस तरीके से लेके चल ना सके इतने सालों के अंदर और हमने वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या उनका पर्सपेक्टिव उस तरीके से सामने रखने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए ना, ये अब मसला ये है कि जिस तरह से भी उन्होंने इन चीज़ों को बनाया, हमारा झुकाव उस तरफ ज़्यादा इस वजह से हुँ, है क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट नहीं हैं। नहीं, हमें नहीं पता कि हमें अपने आप से क्या उठाना है। हमने अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर दिया चीज़ों के अंदर कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे पास क्या है। बिल्कुल। आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देख लें, क्यों हम लोग, हमारे लोगों की सेल्फ एस्टीम कम है, हुँ, क्राइम्स क्यों होते हैं, जेलसी क्यों पैदा होती है, मर्डर्स क्यों होते हैं, कत्ल क्यों होते हैं, लड़ाई क्यों होती है। एक चीज़, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, आपकी सेल्फ एस्टीम नहीं अच्छी। इलामा इकबाल बात ही सेल्फ एस्टीम के ऊपर हुँ, करते हैं। तो एज़ अ मुआशरा हम लोगों का झुकाव उस तरफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम कमज़ोर रहे हैं। हम बिल्कुल। हमने कमज़ोरी दिखाई है उनको ये बताने के लिए नहीं कि हम क्या हैं, हमें बताने के लिए कि हम क्या हैं। तो इलामा इकबाल की फ़िलॉसफ़ी तो ऐसी है कि वो तो कहती है बात ही ना करो बाहर वालों की, पहले, पहले तो अपने अंदर झाँको ना, अपने पहले तो अंदर अपने जाओ। गिरेबान में झाँको कि तुम क्या हो? हुँ, अगर हम अपने आप को वो नहीं करेंगे, तो इलामा इकबाल के बस खुद ही के क्लीशे जो वर्ड्स बन चुके हैं हमारे मुआशरे में, हम उनको हुँ, वही डिस्कस करते रहेंगे, उनका कभी हम जूस नहीं निकाल सकेंगे। हुँ, मकसद तो ये है ना कि इकबाल जो थ्योरी दे गए, ठीक है? हमने उन चीज़ों का जूस निकालना है और अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करनी है। अगर हम ये नहीं कर सकेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ करने का, कुछ रह ही नहीं जाता। बिल्कुल, बिल्कुल, हकीकत है। जी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन और इसके ऊपर हम एंड करेंगे कि जी। एज़ अ स्टूडेंट्स हमने अगर इकबाल को सीखना है, तो इस वक़्त इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी हमें क्या ऑफ़र कर रही है? और हम किस तरीके से जो है वो सीख सकते हैं या पार्ट बन सकते हैं जो लोग लाहौर में हैं या जो लोग लाहौर से बाहर हैं या जो मुल्क से बाहर हैं? अच्छा, जो लोग लाहौर में हैं, उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी ये है कि कोर टीम के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। हुँ, वो सोसाइटी के काम तो कोर टीम करती ही करती है, बट बाहर सब के सब, मैं मतलब पर्सनली एक-एक इंसान को वहाँ जानता हूँ सोसाइटी का, मेरे मेरे बड़े मैं मे मेरा दिल उनको बहुत करीब है। मैं अब जब लाहौर जाता हूँ,
तो अपने दोस्तों के साथ इतना टाइम गुजारूँ ना गुजारूँ, इनके साथ कोशिश होती है कि मैं एक अच्छी सिटिंग्स करूँ, क्योंकि मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। उमर रज़ा हैं जो अभी प्रेसिडेंट हैं हमारे, उसके बाद फिर नुमान हैं, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद फिर बिलाल हैं, उसके बाद फिर तलहा हैं, माया हमारी बड़ी अच्छी मेंबर हैं। तो इनके साथ पहली बात तो कांटेक्ट होना चाहिए। जो भी कोर्सेज़ वगैरह आते हैं, जो भी कोर्सेज़ वगैरह चल रहे होते हैं ऑनगोइंग, इसकी अनाउंसमेंट पहले पेज के ऊपर होती है। पेज के लिए आपको अपने ऑडियंस के लिए ज़रूर जो लिंक्स हैं वो डालने चाहिए अपनी डिस्क्रिप्शंस वगैरह में, इनका वेबसाइट डालनी चाहिए, हम लोगों की फेसबुक डालना चाहिए, इंस्टाग्राम डालना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आता है, सारी अनाउंसमेंट्स भी वहीं पे आती हैं। उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान वाले हैं, अगर अच्छी बात है, अगर कोशिश हो सके कभी तो लाहौर बिल्कुल विज़िट करना चाहिए कोर टीम को। इन लोगों ने पिछले काफ़ी सालों में बहुत मेहनत की है, मैंने इनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुज़ारा है, और और अगर नहीं जा सकते, नहीं चल रहा, और बाहर वालों के लिए भी सेम के सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है हम लोगों का कि वहाँ पे सब कंटेंट्स हैं, सब चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, सब वीडियोस वगैरह आ रही हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को बाहर लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से जब तक बहुत बड़े स्केल के ऊपर कोई चीज़ें नहीं होना शुरू हो जाती, तो दिस इज़ द वे टू कनेक्ट विद दीज़ पीपल, बट इन द एंड ज़रूरी है कि कनेक्ट किया जाए किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे। मुझे इतने साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, लेकिन अभी तक मेरी बहुत सारे मेंबर्स से बात होती है, बड़ी लंबी बात होती है, और मकसद एक ही होता है कि मैं इनके साथ दोबारा कनेक्ट कर सकूँ, मैं इनसे सीख सकूँ। तो ये वो चीज़ है, इलामा इकबाल की शायरी में आपको यही मिलेगा कि कनेक्शन आपस में बहुत ज़रूरी है। आपस में जो मिल्लत का राब्ता है, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें सब चल जाती हैं। बहुत बेहतरीन बात। और वक़ार भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला, और यही जो कनेक्शन की बात है, तो इंशाल्लाह ऑन अ पर्सनल लेवल भी और ऑन प्लेटफ़ॉर्म लेवल भी कनेक्ट रहेंगे, और क्योंकि क्योंकि मकसद ये है कि सीखना है और इन चीज़ों को प्रमोट करना है। तो ये एक, अगर नीयत की सफाई के साथ एक काम किया जाए तो एक बड़ा अच्छा काम है, और वो कि बेहतरीन इंसान वही है जो सीखे और सिखाए। तो इस अमल को बस जारी रखना है, और अगेन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए और आपने वक़्त निकाला। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ठीक। इस पॉइंट पे हम इस सेशन को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर ऑडियंस से फ़ैम सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।